पूरा पूरा और उसके बाद ये लोग बालाकोट की घटना करते हैं और वहां अगर लोग ये पूछते हैं कि आप प्रमाण दीजिए तो फिर ये कहते हैं कि आपको सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, हमारी भारतीय सेना का आप अपमान कर रहे हैं और उसी भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों की शहादत यहाँ करवा करके उनकी हत्या करवा करके उसके बल पे वोट लेते हैं। तो यह तो मामला सीधा सीधा देशद्रोह का बनता है कि तो क्या ये देशद्रोह का मामला ये अपने कोर्ट में या और कहीं इसको नहीं चलाया जा सकता है? देशद्रोह का मामला चलाने के लिए सैंक्शन लेनी पड़ती है सरकार से ही। जब तक उसको सरकार सैंक्शन ना कर दे तो वो केस चल नहीं सकता और ये सरकार कभी उसे सैंक्शन करेगी नहीं। हम देशद्रोह के मामले चलते हैं, लोग फाइल करते हैं और उसमें सरकार का समर्थन होता है तो उनको सैंक्शन दे देते हैं और जिसमें सरकार नहीं चाहती उसको सैंक्शन नहीं देते। तो देशद्रोह का मामला बगैर सरकार की सैंक्शन के चल नहीं सकता। देखिए सर, यहाँ तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है कि सरकार का मुखिया ही उस कटघरे में खड़ा हो जाता है। अच्छा, एक बात और हम देखते हैं आनंद जी, इसमें और इन लोगों ने पूरा का पूरा पोर्ट दे दिया है अपने अडानी जी को और अडानी जी के पोर्ट पर सारी सुरक्षा व्यवस्था सब तो अडानी के ही जिम्मे है, लेकिन इन्हीं की पुलिस वहां जाकर के उसको पकड़ती है और 3000 किलो हीरोइन वहां से एक बार बरामद होती है। उसके बाद तो न जाने कितना कितना क्या हो, लेकिन वह बात भी आज तक जनता के सामने नहीं आ पाई कि वो हीरोइन कहां से आई, क्यों आई, कहां गई, क्या हुआ। तो इस तरीके का ये जो पूरे के पूरे घप्पेबाजी में हमारा पूरा देश फंस गया है। तो क्या अगर सरकार ये जहां पर सरकार ही पूरी पूरी इन्वॉल्व है और सरकार की परमिशन तो होगी नहीं उसके खिलाफ, तो आखिर इसका निराकरण कहां होगा। और एक तो अंततः आप जैसे क्या है, अभी अतीक का पूरा मामला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सेंट्रलाइज किया गया है, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निगमों का चुनाव हो रहा है और उन चुनावों में जाहिर सी बात है कि ये निकाय का चुनाव शहरी इलाकों में होता है, वहां पर जिस तरीके से ये उसको लेकर के पोलराइज करने की कोशिश करते हैं कि सारी चीजें दरकिनार हो गई है। केवल माने अतीक 5 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, वो नहीं है। फिलहाल जो उसके ऊपर ट्रायल केस चल रहा था साबरमती जेल से बैठ करके वो पूरा साजिश कर रहा है वो उमेश पाल की हत्या का, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है कि साहब बहुत बड़ा अपराधी था और मुसलमान था, आतंकी था, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन था और उसको जोगी बाबा ने उसका जो किया तमाम कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। तो आखिर इन सारी चीजों का कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां से कि इसका निराकरण कुछ हो सकता है, जनता को इसमें सहूलियत मिल सकती है। नहीं, अब ये तो सारा मोदी मीडिया जो मीडिया है वो तो इसी तरह का प्रचार कर रहा है जो सरकार चाहती है, जो मोदी जी चाहते हैं, जो बीजेपी चाहती है, वो इसी प्रकार का प्रचार चल रहा है। अब इसको तो कि जिस प्रकार से जितनी हमारी ताकत है इसको एक्सपोज किया जाए, हम यही कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि अगर इन बातों को एक्सपोज किया जाए तो जनता नहीं समझेगी। जनता भी समझदार है, धीरे धीरे समझ आ रही है और उनको समझा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बेसिकली एक तो सेडिशन केस का तो हम लोग खुद विरोध करते, तो उसके द्वारा तो हम लोग केस ना डालें। मेरा ये बोलना है कि 2 जगह पे प्रैक्टिकल उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है। एक है जेपीसी पार्टियां डिमांड करे कि हमको इस पे भी जेपीसी चाहिए, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे पुलवामा बालाकोट के पूरे कांड को लेकर। और दूसरा, क्योंकि अभी आर्मी वाले खुद प्रशांत भूषण उनके वकील बनने के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे कि इस पे इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटेड एक पूरी इंक्वायरी हो ये पूरे पुलवामा बालाकोट पे। तो ये बात। तीसरी जो बात है आनंद जी, जो मैं सुनील जी सही बोले, मैं पिछले 4 साल से लगातार पुलवामा पे हर मीटिंग में बोलता रहता हूँ कि कोई ना कोई कांड 2024 में करेगा। और जैसे अभी यूपी में का पूरा चुनाव अतीक के मैटर पे होगा, तो 2024 से हम लोग बेरोजगारी, ये सब मुद्दे जो हम लोग लाते हैं, अडानी मोदानी सब कुछ, और एक झटके में कोई बड़ा हादसा करके पूरा हमारा पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। हेलो कैन यू हियर मी? अच्छा फिरोज भाई एक चीज और, हम हमारा समय समाप्त होने वाला है। हम एक आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, बनारस उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बनारस से अगर हम नगर निकाय का चुनाव जीत जाते हैं, अगर हमारा महापौर जीतता तो उसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में बनारस के महापौर चुनाव के लिए भारतीय नहीं, देखिए दो जगह पे एक मिनट सर, फिरोज भाई एक मिनट, बनारस के महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट किया है, एक तो बात ऐसी है मीटर माफिया है और उसको सीधा सीधा माने वहां के लोकल पार्टी भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, सीधा सीधा अमित शाह उसमें इन्वॉल्व है। उसके बावजूद वहां पर सीधी लड़ाई हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और सपा ही आपस में मिल करके उसको टक्कर देने की स्थिति नहीं बना पा रही है। तो हम किस पॉलिटिकल सिस्टम से हम उम्मीद करें कि ये लोग आने वाले दिनों में इस भारतीय जनता पार्टी और इस मोदी सरकार से टक्कर ले पाएंगे? फिरोज भाई देखिए, मैं आपको यहाँ की बात बता दूं कि कर्नाटक का तो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आ रहा है ऑपोजिशन के लिए, खासकर कि कांग्रेस के लिए। महाराष्ट्र में भी जो शिंदे गठ है शिवसेना का, वो प्रैक्टिकली जमीन पे खत्म होते जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी मतलब जो 48 सीट है उसमें से बीजेपी को खाली 33 तो कांग्रेस एनसीपी सेना को मिलेगी और यहाँ लगभग 8-10 सीटें मिलने वाली है भाजपा को। सवाल है यूपी का, तो यूपी का एक अलग ही मसला है जिसमें आई थिंक आज की तारीख में हमारे सामने जो सामने यूपी का मसला, जब तक मायावती फंसी पड़ी है, बनारस का महापौर हमारा 3/4 मोदी का अपना चुनाव क्षेत्र होता है और ऐसे बेहतरीन मौके पर भी अगर हमारी पार्टियां और खास करके दो पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर मैं इशारा कर रहा हूं कि ये दोनों लोग मिलकर के इन चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं, जबकि सीधा टक्कर दे सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये कांग्रेस का तो वहां पर भयंकर तरीके से जीत दर्ज हो जाएगी। जी सर। नहीं, बात सही है। आई थिंक एक अच्छी बात दिख रही है कि सब जगह पार्टियां साथ में आ रही है। जितनी ऑपोजिशन पार्टियां है वो कोई ना कोई तरीके से साथ में आ रही है। सब मार खा रहे, सब ईडी के शिकार है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी ऑपोजिशन फोर्सेस कमिंग टुगेदर हो रहा है। लोकल इलेक्शंस पे कितने वो लोग साथ में आते हैं मुझे पता नहीं, मगर विधानसभा लोकसभा में तो उनको आना ही आना है। उसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि कर्नाटक में बीजेपी बड़े पैमाने पर हारने जा रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी बहुत ही बुरे हालात में है। उद्धव ठाकरे को टारगेट करके आज पूरा सेंटिमेंट इधर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव के साथ है, ये भी रियलिटी है। मध्य प्रदेश में भी वक्त ऐसा है कि राजस्थान में भी आई थिंक 2 ही स्टेट अभी। फिरोज भाई आपके महाराष्ट्र से ही एक समाचार यह भी आ रहा है कि अजित पवार जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने। खैर इस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। नहीं, वो नहीं जाएगा। पवार खत्म हो जाएंगे। अगर पवार ने वो पाप किया तो शरद पवार खत्म हो जाएंगे और अगले चुनाव में जितने लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं सब साफ हो जाएंगे। तो पवार ने तो मना कर दिया है। अजीत पवार कल ये सब के साथ बैठा था, तो आई थिंक मगर कुछ बोल नहीं सकते। अजीत पवार इतना फंसा पड़ा ईडी के चक्करों में कि वो कब भागेगा उसको कोई गारंटी नहीं। वही बात सही है कि जिसको जाना है जाए। आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो हारेगा। महाराष्ट्र में एक बहुत स्पष्ट, क्योंकि जितने लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे खासे सीट में भाजपा आ रही है। सब जगह हारी महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग इन नागपुर। आज का सर हमारा समय इतना ही था।